समीना नज़ीर साहिबा के वालिदैन का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है, लिहाजा उनकी तहरीर और सोच पर दक्कन की गहरी छाप है। आपने कराची में तालीम और तरबियत और फिर शादी के बाद उम्र का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क गुजारा, जिनमें अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप काबिल ज़िक्र हैं। 2008 में कराची की मोहब्बत ने वापस वतन बुला लिया। नेपा से बाकायदा थिएटर निगारी और दीगर थिएटर आर्ट्स में डिप्लोमा हासिल किया। यहीं से फ़ारिकुल तहसील होने के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, जहाँ से टीवी, एनजीओ, शॉर्ट फिल्म्स, थिएटर वगैरह के लिए बेशुमार कहानियाँ लिखी और प्रोड्यूस की। आपका एक मजमूआ कल्लो है और दूसरा आपका एक नावल है जिसका नाम है सियाही रे। आदाब समीना साहब, आदाब तस्लीम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कराची की गर्मी में जितने अच्छे रह सकते हैं उतने अच्छे हैं। सही। बिल्कुल सही कहा। तो हम बहुत ज़्यादा ऑनर्ड हैं कि आज आप हमसे बात कर रही हैं, क्योंकि हम दोनों आपकी राइटिंग के बहुत बड़े फ़ैन्स हैं। मैं अफ़साने ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे आपकी अफ़सानों की किताब बहुत ज़्यादा पसंद आई, और जौहर को अफसाने और नावल दोनों दोनों ये वो किताबें आप लोग भी ख़रीद सकते हैं। नवाजिश क्या कह सकते हैं। चलें, पहला सवाल मैं शुरू करती हूँ। चलें, आप क्यों लिखती हैं? इतना अच्छा सवाल से आगाज़ किया है तुमने, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ थिएटर। तो मेरे पास ओरहान पामक का एक इंटरव्यू है जिसके अंदर उससे सवालात किए थे, तो कोई उसके पास 30 के करीब जवाब आते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं तन्हा रह सकूँ, मैं इसलिए लिखता, ये ओरहान पामक ने कहा, मैं इसलिए लिखता हूँ कि मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता, मैं इसलिए लिखता हूँ कि अपने आप को टटोल सकूँ। फिर वो ये वाला मेरा कॉमन है उसका, वो कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि दुनिया के लोग जाने कि हम तुर्की में और इस्तांबुल में किस तरह रहते हैं। तो शायद ये वाला में मुझे लगा कि शायद मैं इसलिए लिखती हूँ, या ये दो, कि अपने आप को टटोलूँ, अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, जानूँ कि मेरे अंदर क्या खजाने दफन है, कागज़ पे ले आऊँ, बस। और हमारी, आपको लगता है कि हिस्टोरिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा कल्चर, इसलिए हाँ, उसकी नुमाइंदगी होती है हमारी कहानियों में। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरा कम से कम बड़े 4 ममालिक में रहने का तजुर्बा है। अमेरिका में छोड़ कर आई, आरास्ता पैरास्ता मकान। लोग कहते हैं, जब मैं नेपा आई, लोगों ने कहा आप अमेरिका छोड़ कर आ गई, आप अफ्रीका छोड़ कर आ गई। मैंने कहा हाँ, इसलिए कि मुझे अपने मुल्क में थिएटर करना है या पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो कहने लगे ये तो आप बाहर भी कर सकती थी। मैंने कहा उर्दू में नहीं कर सकती थी। तो उर्दू, और इस वजह से लौटी। तो ज़बान की आपके हिसाब से क्या वैल्यू है इस आपकी राइटिंग में, उर्दू ज़बान की? सब कुछ ही है, वही है सारा कुछ। ऐसा ही है जैसे कि एक मकान है, फर्ज कीजिए, पूरा अंदर से आरास्ता पैरास्ता डेकोरेटेड, फर्निश, सब कुछ है, उसकी चाबी ना हो, ज़बान उसकी चाबी है। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त बात। बिल्कुल, वो चाबी नहीं है अगर आपको लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, तो वो मकान बंद ही रह जाएंगे। हाइडेगर, मुझे याद आ रहा, हाइडेगर ने कहा था कि लैंग्वेज इज द हाउस ऑफ बीइंग। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं है कि जुमले की खातिर मैंने कह दिया, ये भी वक्त से सीखा है मैंने। मैं ज़ाहिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश भी उर्दू भी दोनों बराबर आती थी। घर में भी अच्छा माहौल था, वालिद शायर थे हमारे, हाफ डिसेंट शायर थे, ऐसे कोई गालिब नहीं थे, ना जॉनी लिया थे, लेकिन शायर थे। तो पढ़ने लिखने का माहौल था। फिर जो अफ्रीका गई मैं, तो मैंने फ़्रेंच सीखी 18 साल फ्रेंच ही बोली है। तो जब मैं पाकिस्तान लौटी थी तो मेरी उर्दू भी ख़राब हो चुकी थी, मेरी अंग्रेज़ी भी ख़राब हो चुकी थी, मेरी सिर्फ फ्रेंच रह गई थी, या फिर मिक्सचर रह गया था। वो बाकायदा ना, खैर हम मरहलावार आएंगे, तो वो ज़बान से कह रही हूँ, मैंने बाकायदा वो रीलर्न की। जी हाँ, 2008 से। सही, बिल्कुल मेरे जबड़े उस तरह से उठते नहीं थे बोलने के लिए। वो पूरी क्लैरिटी, सफाई लाई, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये कितनी अहम है। अभी आप मुझे कोई अंग्रेजी किताब दें, फ्रेंच दें, उर्दू दें, मैं उर्दू भी उठाऊंगी। एयरपोर्ट्स पे हर जगह मैं अपनी उर्दू किताब ही पढ़ रही हूँ, तो लोग लाख देखेंगे ये क्या पढ़ रही हैं, लेकिन मैं तो पढ़ रही हूँ। तो अगर उसको एक सिंबॉलिक तरीके से देखा जाए कि अपनी ज़बान खो देना या किसी और ज़बान में इतना ज़्यादा प्रोफिशेंट हो जाना कि अपनी ज़बान से दूर, तो क्या आप अपने कल्चर और रूट से भी उसी तरह डू यू थिंक कट ऑफ हुई नहीं थी और फिर आपने रिकनेक्ट किया? ज़बान, अभी मैं आजकल बच्चों को कल्चर भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं उनको यही पढ़ाती हूँ कि भाई कल्चर क्या है, तर्ज माशरत है।
और उस तरह से या जीने का करीना है, और उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उनके अंदर एक ज़बान भी है, जैसे बिल्कुल। मूसीकी है, तर्ज माशरत है, अबूदोबाश है आपकी, या खुर्दोनोश है, या अकायद हैं, ये सारी चीज़ें, इवन मज़हब भी है। तो बच्चे इस पे आंखों में मज़हब मैंने कहा मज़हब कल्चर के अंदर है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। कल्चर मज़हब के अंदर नहीं है। तो ये समझाने में 3 महीने तो लग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपकी ज़बान, तो आपने एक अहम तरीन ब्लॉक जो है ना हटा दिया, एलिमेंट ही हट गया कल्चर का, फिर आप और चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं। तो ज़बान तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इंतखाब किया अपनी नावल के लिए एक मिडिल क्लास एरिया लालू खेत, और फिर उसके बाद आपने जंप लगाई गिनी, और फिर आप फ्रांस की भी सेटिंग्स को आपने इन्वॉल्व किया, फिर अमेरिका भी। तो इन चारों जगहों का, और इंडिया की भी सेटिंग्स है। जी जी। तो ये जो पोस्ट हम देखते हैं कि चलें कि नावल जो है वो अपनी रिवायत को और अपने कल्चर को और अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन आपने तो इस बाउंड्रीज को ब्रेक किया और अब बाहर निकल कर एक नए पोस्ट नेशनल नावल लिख दिया। देखिए, 2 बातें हैं। पहली तो ये बात कि आप कल्लो को स्किप करके इधर आ गए, चले कोई बात नहीं, हम इसी पे चलते हैं। ठीक है, हुआ ये था कि जब मैंने, इस सवाल में बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर भी कल्लो जब मैंने लिखी, तुमने तो पढ़ी अच्छी तरह, तो सबको ये लगा था कि अब ये इसी तरह की चीज़ें लिखती रहेंगी, मतलब रोती भी औरतें या बहादुर औरतें, औरतों की सेक्सुअलिटीज़, उनकी तन्हाई की बातें। ठीक है, मुझ पर काइंड ऑफ ठप्पा लग गया था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ंद भी करती हूँ इन कहानियों की। लेकिन मैं बैठ गई थी नावल लिखने। ठीक है, अच्छा, मैं कोई उर्दू अदब की तालिब इल्म नहीं रही कभी भी। मेरी जो एमफिल है वो साइंस में है, मैंने आपको बताया, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स में। तो मेरा उर्दू अदब से या उसके क्राफ्ट से या उसके कवायद से उतना ही ताल्लुक है जितनी मैंने बैचलर्स तक उर्दू पढ़ी होगी, या घर में सुनी या कराची में सुनी। मेरी कोई इतनी स्पेशल उर्दू नहीं थी। तो मुझे जाहिर है नावल के जो क्राफ्ट है, जो तरकीब है, वो मेरे पास नहीं थी। वो उतनी थी जो मैंने पढ़ी थी। सही। ठीक है, यहाँ भी आप मुझे लीवे दें, तो मुझे अपना ही लाना था, अपना अंदाज लाना था। अच्छा, फिर चूंकि मैं थिएटर करती हूँ, मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, 2008 से मैं मुस्तकिल कर रही हूँ। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप थिएटर में और एक्टिंग में या राइटिंग में या प्रोडक्शन में से किसका इंतखाब करेंगे? मैं बरमला कहती हूँ थिएटर। थिएटर जो मुझे खुशी देता है, जो ताजगी, जो एनर्जी देता है, वो मुझे और कोई चीज़ नहीं देती। अजीब चंद ही कुछ खुराफाती लोग होते हैं, वो उनमें से आई एम प्राउड टू बी वन ऑफ दोज। तो अब आ गया मामला, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, कल्लो में लिख चुकी हूँ और मशहूर भी हो चुकी हूँ। अच्छा, एक और बात मैं पीछे जाके बताती हूँ। जब मैंने कल्लो लिखी ना, तो अभी बताया मैंने 18 साल बाद पाकिस्तान आई, थिएटर किया, फिर कल्लो लिखी। तो मैंने कल्लो क्यों लिखी? क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि मैं 18-20 साल मुल्क से दूर रही, तो यकीनन यहाँ बानो खुशिया जैसी और राइटर्स आ चुकी होंगी, मेरा ये मानना था। जब मैं थी अफ्रीका तो मैं किताबें भी नहीं ले जाती थी, मैं एक तरह से कट गई थी। और ना इंटरनेट था, आज का ज़माना तो नहीं है। आज तो आपने क्या किया क्या नहीं किया आपसे पहले बाहर पता चल जाता है, तब ऐसा नहीं था। मैं आई वाज कम्प्लीटली कट आउट। तो मैं इस मुगालते में थी कि मैं जब पाकिस्तान आऊँगी तो मैं जाऊँगी लिबर्टी या कहीं, तो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी औरतों की। मुझे एक किताब नहीं मिली, वो मिली जिसका अभी हम तस्करा कर रहे थे। सही। अच्छा, उरान पामुक ने एक और रीज़न भी लिखा है लिखने का, कि आपको अगर आपकी मर्जी की किताब ना मिले तो आप खुद लिख लें। वाह, लिखा गया है वो, बहुत मजे का आर्टिकल है। मैंने कहा यार चलो खुद ही लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका भी आगाज़ ऐसे हो कि कैफ गजनवी को अगर आप जानती हैं, तो वो एक बनवट फेस्टिवल कर रही थी। उसने कहा समीना एक नॉटी कहानी लिखो। मैंने कहा यार मैं और नॉटी में इतनी संजीदा सी चीज़ हूँ। उसने कहा नहीं तुम लिख सकती हो, हम सुनाएंगे उसको, ओरिजिनल राइटिंग। तो मैंने रज्जो लिखी थी। रज्जो काफ़ी नॉटी है और बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं उसको। जब मैंने पढ़ी तो बहुत फिर तारीफ हुई, तो मैंने कहा नहीं यार लिखना चाहिए। तो फिर वो सिलसिला चल पड़ा। अब हम नावल पर आते हैं। तो नावल पे जब मैं बैठी तो मैंने सबसे पहले तो ये ठप्पा हटाना था कि मैं औरतों ही की बात करती हूँ। तो आई वांटेड टू राइट अ स्टोरी इन मेंस, सेट इन मेंस वर्ल्ड, मर्दों की दुनिया में। सही।
अब मर्दों की दुनिया पर अगर आते हैं तो, और मेरा दूसरा बैकड्रॉप जो था अफ्रीका का था, सही। ठीक है, अफ्रीका के बारे में मुझे लिखना था क्योंकि पाकिस्तान में अहमकाना तरीन सवालात मुझसे किए जाते रहे, अभी तक भी होते हैं। आप अफ्रीका से आ गई और लोग इतने काले होते हैं, गर्मी पड़ती है इसलिए काले हैं, और वहाँ इतनी भूख है, वो इतने जाहिल हैं, और वो हाँ इनह्यूमन किस्म की उनको समझा जाता है। तो मैं शुरू में तो जवाब देती रही लोगों के लिए, मैंने कहा कब तक दूंगी, चलो एक किताब लिखते हैं। तो ये भी मेरे जहन में था। तो कोविड आया, तो वैसे तो कोविड लोगों के लिए बड़ी तबाहियां लाया, मेरे लिए तो एक क्या कहूँ मैं, खुशकिस्मत लॉटरी निकल गई कि मेरे घर सुकून, बिल्कुल लिखने वाला माहौल, क्योंकि मैं उन दिनों एक्टिंग शूट बहुत कर रही थी, तो उससे सारा मुझे ब्रेक मिल गया। अब मैं लिखने बैठी हूँ, तो एक प्ले है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, जिसमें 6 किरदार मुसन्निफ के पीछे पीछे घूमते हैं कि हमारी कहानी कोई हमने थिएटर किया। शायद उसका थोड़ा सा असर था कि मेरे पास सलीम का किरदार आ गया खुद ब खुद। मैंने कहा कि अगर कराची की मैं कहानी लिखती हूँ, कराची से अफ्रीका ले जाती हूँ, तो ऐसा कोई इलाका लूँ ना जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसके पास नफरत है या आगे बढ़ने की लगन है, तो वो मुझे लालू खेत। अच्छा, लालू के जिंदगी में, और डॉन ने बड़ा अच्छा आर्टिकल आया कि इन राइटर ने बहुत रही होंगी ये लालू खेत में, जो इन्होंने इतना अच्छा उसको डिस्क्राइब किया, जबकि मैं लालू की ज़िंदगी में 2 दफ़ा गई, वो भी अम्मी के साथ। तो बस वहाँ से कहानी उठाई, वो किरदार आया, और जब मैं अफ्रीका पहुँची किताब के अंदर से अपने आइसोलेशन में और सोचने में, तो वो सारे किरदार जो मुझे 18 साल में मिले थे, वो रंग बदल बदल के इस कहानी में जुड़ने लगे। फिर एक चीज़ और है कि मैं हालांकि बड़ी डिग्री लेकर नेपा आई थी, तो होता ये ऐसे लोग ना फिर कम सीख पाते हैं नया चीज़, नया फन, लेकिन मैंने बहुत अपने आप को सबमिट किया था, अपनी सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के मैं एकदम ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि थिएटर में यही कहते हैं कि आपको डू से ज़्यादा अनडू करना है, व्हाट यू हैव लर्नड यू हैव टू अनडू इट, फिर आप नई चीज़ लेंगे। तो राहत काज़मी साहब जो हैं वो बहुत पढ़ते हैं, अभी माशाल्लाह वो पढ़ रहे हैं मेरी किताब, कल्लो बहुत पसंद की थी उन्होंने, राहत काज़मी जिनको लोग एक्टर के नाम से जानते हैं सिर्फ, लेकिन हमारे तो वो उस्ताद थे। तो उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि रात से आर के कहते थे हम, मैंने कहा आर के ये बताएं कि क्या, जब मैं पढ़ने के दौरान की बात बता रही कि क्या है, व्हाट इज़ नॉवेल, कोई नॉवेल हमने पढ़ा था शायद, हम डिस्कस करते थे, तो उन्होंने कहा था कि नावल एक अहद की बात करता है, नावल में अगर अहद नहीं है सही, तो फिर वो एक ज़ाइटगाइस्ट, उसके स्पिरिट पूरी, अपने एरा की स्पिरिट पूरी तो फिर कैप्चर करता है कि वो कब की सीखी हुई चीज़ है। तो मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मैं एकदम नावल लिख रही हूँ, तब मैं लिखने बैठी तो वो अहद आ गया, इरा आ गया। फिर अगर आपने गौर से पढ़ा तो इसमें 3 टाइम लाइन है, एक 90s का दौर है जिसमें सलीम निकला है, और ये मैंने जानबूझ के लिखा कि मैं प्री इंटरनेट दौर दिखाना चाहती थी। सही इंटरनेट के बाद तो दुनिया इतनी बदल गई है कि आप किसी का नंबर नहीं डायल कर सकते, नंबर याद नहीं होते हैं, बहुत सारी अलग चीज हो गई, दुनिया कहानियां अलग हो गई है, स्टोरी टेलिंग ही अलग हो गई है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने बहुत फर्क डाला है हमारी कंटेम्परेरी लाइफ पे। तो 90s का दौर है, और फिर 50s का दौर है जब उनको आज़ादी मिली उस पूरे खत्ते को। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्योंकि अफ्रीका है तो फिर स्लेव ट्रेड की बात तो होगी, तो फिर 3rd टाइमलाइन है। तो तुम थोड़ा नॉवेल से बिदक रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ो, रोज एक चैप्टर पढ़ो, एंड यू विल लव इट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलिए, इसी से एक फिर सवाल निकलता है कि अगर आप अपना नॉवेल राइटिंग के प्रोसेस को डिस्क्राइब करें, क्योंकि जैसे आई थिंक अच्छे राइटर्स को मालूम ही होता है ये कि राइटिंग, जैसे आपने कहा कि कैरेक्टर खुद आपके सामने आ गया और आपने कहा उसने कि मेरी कहानी लिखो, तो ये कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, और काइंड ऑफ मीनिंग टू से कि क्या ये एक कॉन्शियस एक्ट होती है राइटिंग, जिसको आप बैठ के और फिर एक प्री मेड स्टोरी आप लिखते हैं, या जैसे इंटरव्यू से पहले आप बात कर रही थी कि एक पॉइंट था नॉवल के जब आप खुद अपने आप को स्टक महसूस कर रही थी, जब वो कैरेक्टर स्टक था, और वो कई हफ्ते तक वो जारी रहा जब तक आपको वो आइडिया नहीं आया कि वो अब वो निकलेगा कैसे, तो फिर आप भी उसी तरह। तो क्या एक साइमल्टेनियस आपके अंदर ही रह रहा था कैरेक्टर? हाउ डू यू सी दैट? इसका थोड़ा सा मेरा जवाब तफसीली ही होगा, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ,
तो पढ़ा देखिए, अच्छा एक्टर और अच्छा राइटर कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर अच्छा टीचर होना एक दीगर चीज़ है। तो आई थिंक कि मैं अच्छी टीचर हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी चीज़ें अच्छी लिख कर दिखा रहे हैं। तो मैं उनको पहले के स्क्रिप्ट क्या है, और फिर मैं उनको पढ़ाती हूँ सोर्सेस ऑफ स्क्रिप्ट, सही। हाउ टू गेट द स्क्रिप्ट इन योर सेल्फ, ठीक है, ज़राए। तो उसमें 4 चीज़ें हैं, अगर इनको आप पकड़ लेना तो मैं समझती हूँ कोई भी राइटर बन सकता है। पहला है मुताला, आप क्या पढ़ते हैं। दूसरा है आपका तजुर्बा, तजुर्बा आपके हाथ में नहीं है, जो आपको मिले, जैसे हालात रफ हैं या अच्छे हैं, स्वीट हैं, कामयाब है, नाकाम है, गुर्बत है, अमारत है, व्हाटएवर, वो आपको मिलेगा ही। मुतालिया, तजुर्बा। तीसरा है मुशाहिदा, राइटर या एक्टर तकरीबन एक है, उनको आंखें को कॉन्शियसली देखना है कि प्लम्बर कैसे काम करता है, या कोई लीडर किस तरह की चाल चलता है, कोई दरवाज़ा कैसे खोलता है, या कोई खाना कैसे, वगैरह वगैरह, मुशाहिदा। तीसरी चीज़ जो तीनों को की देख को तड़का लगाती है, दैट इज़ तख़य्युल। आपका तख़य्युल भी इमेजिनेशन नहीं है, इमेजिनेशन इज़ जस्ट तसव्वुर। इस पर हमने बहस की थी एक दफ़ा क्लास में। इमेजिनेशन इज तसव्वुर, जो चीज़ पहले से देखी थी आपने उसको तसव्वुर कहेंगे, इमेजिनेशन है। लेकिन तख़य्युल ख्याल है। तो फिर मैं बच्चों को कहती हूँ, जैसे कि भाई अलादीन की कहानी है, उड़ते उसका कभी किसी ने सोचा तो होगा ना, हैरी पॉटर में बनी चीज़ें हैं, या सुपर हीरोज पे आज हम आ गए, साई-फाई फिल्म्स पे आ गए। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कोई तख़य्युल लाते हैं, जो उस वक्त बड़ा अनहोना लगता है, लोगों हंसते हैं, लेकिन वही चीज़ आपकी चीज़ को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। तो ये चीज़, चारों चीज़ जब मैं ज़ाहिर पढ़ाती हूँ तो यकीनन मैंने अपने अंदर पहले पक्की की होंगी ना लिखने से पहले। बहुत टेक्निक आपकी बड़ी साउंड है। हाँ, ये मैं क्लियर करके बता रही हूँ बजाय गोल मोल बताने के, कि कॉन्शियसली अगर हम इन चारों में स्प्लिट कर दें ना तो एवरीवन कैन राइट। ये क्राफ्ट हम सिखाते हैं, तो उस क्राफ्ट की ही पहला स्टेप ये। दूसरा होता है किरदार निगारी का। किरदार आसपास, अच्छा मैं क्या करती हूँ, जब फर्स्ट ईयर आता है ना मेरे पास, बच्चे डरे सहमे होते हैं, स्कूलों में उन्होंने बस मज़ामीन लिखे होते हैं लिखने के नाम पे, छोटी मोटी कहानियाँ, चोर बादशाह, मकाफाते अमल टाइप की कहानियाँ पढ़ी और देखी होती हैं। कहते हैं कि पेपर देती हूँ, और मैं उनका पहले क्या कहती हूँ तोड़ने के लिए, मैं कहती हूँ एक झूठी कहानी लिखो। मैम झूठी कहानी लिखें? झूठी कहानी, ताकि उनका तख़य्युल महमेज हो, बजाय वो वही आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी उसको रेजोल्यूशन पे लाने के बजाय झूठ लिखें। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आई दिमाग में कि मैं दरख्त के नीचे था और तोता आया मुझ पे गिरा और तोता यूं बोलने लगा। इस तरह से बच्चे यहाँ से उनका फैलने लगा, उनका जो रडार था ना सोच का। I love that. It's kind of कि आप अपने आप कॉन्शियस माइंड को सबड्यू करके, जो सिर्फ लॉजिक के पीछे, रैशनैलिटी के पीछे भागता है, आप अपने तख़य्युल को एक फ्री रेन दे रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आर्ट का कोई लॉजिक नहीं होता। आर्ट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन ही कह लें, या टचिंग बाउंड्रीज कह लें, दूर चले जाएं आप हर जगह से। जैसे मैं उसमें भी कहती हूँ कि 2+2 4 तो हर कोई कर लेता है, 2+2 5 करो, और ऐसा 5 करो फिर सब उस पर यकीन करें, कन्विंसिंग हो वो। तो वो भी रफ्ता रफ्ता बच्चे सीखने लगते हैं। तो बस यही है। अदरवाइज मुझे कभी कभी ना किरदार से भी मैं चलती हूँ। जैसे बाजी है, बाजी मेरे पास किरदार था, जो किरदार मैंने लिखा है उसका 20% था, बस मुझे इतना ही चाहिए होता है, बाकी 80% मैं खुद लगा लेती हूँ। और अब बता ही दूंगी, वो मेरी सगी खाला पर है वो कहानी, इसलिए मैंने उसमें बहुत एहतराम, बहुत मलूज़ खातिर रखा है, क्योंकि फिर मैंने ये पूरी कहानी अपनी पूरी फैमिली को सुनाई भी थी। हाँ, मेरी और खालाएँ हयात हैं, हिंदुस्तान से आई हुई थी, और वो सब कुछ वैसा ही है। वो मेरे ही नाना का मकान है, वो फार मंजिल, वो जो हैदराबादी सारा कुछ है, लेकिन उनके साथ माजी में क्या हुआ था क्या नहीं वो मैंने बुना है ताने बाने। तो वही है, झूठी कहानी लिखनी होती है। लेकिन समीना साहब, आपके जो नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं, खास तौर पर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, क्या कमाल है वो। मुझे तो यानी एक कैरेक्टर, हलीमा का कैरेक्टर, लैला का कैरेक्टर, और वो जो जिसके राजीव के साथ दोस्ती है, क्या नाम है उसका? फातमाटा तो नहीं, जिसकी राजीव के साथ दोस्ती है, जानवी का कैरेक्टर, और फातमाटा का कैरेक्टर तो क्या गजब का कैरेक्टर है, क्या गजब का कैरेक्टर है। खास तौर पे जिस तरीके की उसकी कल्बे महयत हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जब वो फ्रांस जाती है, और फ्रांस
में जब वो रेशियल बिल्कुल, एनकाउंटर फेस क्योंकि करती है। जैसे यहाँ, सॉरी टू कट यू, यहाँ के लोग जैसे यूथ को बात करो, भाई हम तो अमेरिका जाना चाह रहे हैं, क्या रखा है इस मुल्क में, तो सेम इज विद अफ्रीका। वहाँ का यूथ भी इतना जबर देखते देखते परेशान है, बिल्कुल। उनको लगता है यहाँ से निकल के हम फ्रांस चले जाएं या पुर्तगाल चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, चले तो जाते हैं। ये होता है जो ये मैंने होता फातिमा है। का मार्सेई वाला चैप्टर है इस बारे में। बिल्कुल, तो आप सही कह रही हैं। और उस चैप्टर में ना मैं लिखते हुए ये सोच रही थी कि अफ्रीका का फैलाव कहाँ कहाँ तक है, तो मैंने अमेरिका रोक लिया, फिर भी अभी ये नॉवल और सही। बड़ा हो जाता। हम्म, अमेरिका में मैंने बहुत करीब से देखा है अफ्रीकन्स को, काफी साल रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ नहीं, सिर्फ वो जाता है और बच्ची को लेने के बच्चे लिए को और लेने के लिए। सलीम वापस आ बिल्कुल, जाता है, आखिर में तो मैं नॉवल उसको के। ले आई। तो मैंने इसको देखा कि एक नॉर्थ अफ्रीका है, मतलब जितने ये सारे हैं, मोरक्को हो गया और इजिप्ट हो गया, ये अपने सही, आप को सही। मानते नहीं है कि हम अफ्रीकन हैं, जबकि दे आर बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि उनका कल्चर अरब है। तो ये सारी चीज़ों का कॉमन ग्राउंड इज अफ्रीका, सही। तो इसलिए वो लैला वाला ट्रैक आता है इधर, फिर प्योर जो अफ्रीकन हैं उनका आता है, फिर मेथिस जो क्रॉस हैं उनका, या फिर इंडियन अफ्रीकन का क्रॉस बच्चे। तो इस तरह से ये सब देखे भाले किरदार हैं आते गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो मुझे जैसे जौहर कह रहे हैं विमेन कैरेक्टर्स के बारे में, यही बात मुझे भी आपकी अफसानों में बहुत ब्यूटीफुली नज़र आई कि जो आपके फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो होल है, दे आर नॉट कैरिकेचर्स, दे आर विमेन। यू कैन सी के ये भी हम देख सकते हैं कि हम सब के अंदर शायद ये सब कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ये जो आपने लिखे हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो बस एक ही कैरेक्टर को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर डिफरेंट goddesses, so to say, and the goddesses are represented by these titles of your ये short बात तुमने stories. बिल्कुल अच्छी कही। नवाजुद्दीन ने बड़ा क्लियर किया था, जो एक्टर हैं उसमें, कि एक्टिंग या राइटिंग का प्रोफेशन जो है इस लिहाज से बड़ा नोबल है कि आप एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जी लेते हैं। बिल्कुल। एज एन एक्टर तो जीते ही हैं। हमें इसलिए मज़ा आता है कि अभी हम कहीं फ़कीर हैं तो कहीं बादशाह हैं तो कहीं मलिका हैं, तो इन अनमैरिड हैं तो 6 बच्चों की अम्मा है, हर वक्त नया, हर कुछ नया, एक नया जीवन जीते हैं। ठीक है, तो राइटर तो वो कहता है कि जब मुझे प्ले करना है ना, तो मैं सब कुछ अपने अंदर से निकालता हूँ, जो गुड और इविल है, यहाँ तक कि वो भी आपके अंदर ही स्टोर्ड है। Absolutely. हर चीज़ आपको बाहर नहीं, अगर आपने बाहर वो मुतालिया मुशाहिदा करके रखा है, वो दैट इज योर होमवर्क, तो अब आपका काम आसान है। अब आपने अपने अंदर ही तलाश करना है वो, और आप आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, आप तनकीदी तनाजुरात जो मुख्तलिफ हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ एक तो कॉलोनियलिज्म का तो हमें बहुत गहरा उसके असरात दिखाई देते हैं, आपने जिस तरीके से उसे टैकल किया है वो भी हमें बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरीके की ख़वातीन आपने उनको देखा, तो आप जब लिख रही होती हैं तो आप ये सोच रही होती हैं कि मैं मुख्तलिफ लेंस से ज़रा इसकी एक दफ़ा पढ़त कर लूँ, कहीं कुछ होता है आपके जहन में इस तरह से, या आप नहीं ये नहीं सोचती, आप कहती हैं बस मैं फ्री नहीं राइटिंग तो मैं पब्लिश करती देखिए हूँ? रिसर्च करती हूँ इसकी, तो मैंने बहुत रिसर्च की है। मैं 2008 में तो मुँह उठा के वापस आ गई थी पाकिस्तान सही। बेटे के साथ, और हस्बैंड अभी तक वहीं है, मेरा आना जाना, हमारी लैंड वगैरह है वहाँ पर, क्योंकि इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं आप उस जगह को, और हसीन भी बहुत है, वो तो छोड़ नहीं सकते। मेरा मसला दूसरा था, तो बच्चे को पढ़ाना था। मैंने कहा ये बच्चा भी एक गोरा दिमाग का बन रहा है, तो पाकिस्तान लेके चलूँ, उर्दू सिखाऊँ। फिर उसकी ए लेवल में भाई A+ आया आखिरकार, जिसको एक लफ्ज़ उर्दू नहीं आता था जब पाकिस्तान। तो मैं आ तो गई, लेकिन मुझे ये था कि अब मुझे करना क्या है, ठीक है, और जो चीज़ें मैं छोड़ कर आई थी अब मुझे वो करना है या मुझे ये करना है। तो ज़िंदगी वाकई बिल्कुल अलग चली गई, और 9 साल बाद मैं अफ्रीका दोबारा वापस गई एक दफ़ा। ठीक है, उस वक्त भी मेरा ये ख्याल ही था कि मैं नावल लिखूंगी। जब मैं कोविड में हर शख्स जब घर बैठा था, तो मैंने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है 2021 में। मार्च में कल्लो आई थी, कल्लो के बाद मैं आई वाज मुसलसल ऑन ट्रैवल। वैक्सीन लगाती थी, वैक्सीन भी बहुत बाद में आई, वो सारे जो MOUs पूरे करके, और वो मैं जाया करती थी SOPs। तो जो सेनेगाल का जिक्र है ना, जो मेज़ों d'Escale बंदी खाना, यहाँ मैं अमेरिकन के साथ गई थी बहुत पहले, और उस वक्त यकीन करें कि मैं उन जाबिर लोगों में से थी। मुझे कुछ एहसास भी नहीं हुआ था वहाँ जाकर कि ये मैं मेरे लिए बस एक टूरिस्ट रिजॉर्ट था वो। सही। वक्त ऐसे बदलता है आपको, या थिएटर ऐसे बदलता है आपको।
तो वो मैं गई थी 2004 में इसी सही, जगह। सही। अब जब मैंने किताब लिखना शुरू कर, एक चैप्टर लिख लिया था, मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया है, मैंने अफ्रीका को तो इस तरह देखा ही नहीं है, उनके साथ खड़े होके नहीं देखा। तो फिर तो वो मेरा सब कुछ पर्सपेक्टिव सारा सब कुछ बदल गया। तो फिर मुझे बाज़ाब्ता रिसर्च करनी पड़ी, गई मकामी लोगों से बातें की, बहुत किताबें देखी, वाह। डेट्स सब में, मतलब इतने फैक्ट्स हैं कि कोई भी इसको चैलेंज करके नहीं, दिखा दे मुझे। यहाँ तक कि वो पेपी मूरा का जो कैरेक्टर है, सही। वो जो बंदी खाने से भागते हैं, तो वो एक औरत होती है ना जो औरतों- बिल्कुल बिल्कुल वो भी रियल में है। अच्छा, वो ऐसी एक औरत होती थी। सही। इवन मजहबी चीजों को छेड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें जो बायफाल पूरी जो सेनेगाल की जो नस्ल है, वो वाकई ऐसे हैं, उनका एक उर्स होता है, तूबा अच्छा। उनका एक शहर है, वो सब कुछ रियल बातें हैं। तो फिक्शनाइज तो की है मैंने, तो ये रिसर्च के बगैर तो तो मुमकिन नहीं। मुताला आपका तो जो हवा पहला में से उठ स्टेप। के मैं नहीं लिख सकती। हाँ, सही। मुताला उतना नहीं था ये इन पर, क्योंकि फ्रेंच में मैंने इतना लिटरेचर नहीं पढ़ा, फ्रेंच लैंग्वेज की बस काम चलाने के लिए, लेकिन पढ़ा इतना कुछ नहीं था। नहीं, यही वजह है आपके मुताला जो है ना, उसने बहुत फ़ायदा दिया आपके नावल को, क्योंकि वो एक अखरा नावल नहीं है, उसकी कई पढ़ते हैं। कहीं पर हाँ, कई आप जावियों से उसको पढ़ते हैं तो आपको हैरानगी होती है कि आप मार्क्सिस्ट एंगल से पढ़ रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये किस तरीके से आपने स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दी है। और ख़ासकर देखिए, हम कहते हैं और ऐसा है भी कि वो थोड़े से दिमागी तौर, हम पसमानदा का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, उनके अपने रिचुअल्स हैं, उनके अपने हैं, तो बिल्कुल, वो ये बहुत ज़बरदस्त बात की फायदेमंद आपने। है वो। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। आपने। नाजायज बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैंने लिखा है इसके अंदर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके यहाँ 4 बच्चे भी माँ बाप की शादी में शरीक होते हैं, फिर वो आके बस वो बड़ों के आगे, मुखिया के आगे बोल के चला जाता है, भाई मैं इससे शादी करूंगा। वो मिलते रहते हैं और वो एक दिन वो फातिमाटा के साथ तो हुआ भी यही। बिल्कुल, ये इसीलिए रखा है। तो वो आता है तो हम तो यहाँ मार देते हैं, सलीम कहता है ना, हम तो हाँ, तसव्वुर नहीं कर सकते। कारोकारी और उसमें मार दिए जाते हैं, नाजायज बच्चे का तो हमारे यहाँ सवाल ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो रिचुअल फिर एक ऐसी चीज हुई जो इंसान के माइंड को जी एक तरह से नहीं, कंटेन कर ये लेती ये है। ये नहीं, एक और उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट ये है कि मुख्तलिफ स्पेस के मुख्तलिफ कल्चर्स के अपने अपने रिचुअल्स हैं, और हमको अपने पर्सपेक्टिव से दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। Absolutely. हम ये कहें कि बस ये हमारा, हम जो है वो कोई हाँ, गॉड विंटेज पॉइंट रखते हैं, गॉड आई व्यू रखते हैं, और सबको हम मोरालिटी को कैंसिल आउट कर लाजिम दें। ना कर दें अपनी पर्सनल मोरालिटी को उसके बिल्कुल बिल्कुल, एक यानी रिलेटिविज्म भी है एक तरीके का। और लेकिन ये भी नहीं है कि आपने कम्प्लीटली यानी इंडोर्स किया है जो वो कर रहे हैं। आपने जो उसके एक चैप्टर था जिसके अंदर वुमेन सर्कमसिशन के ऊपर भी आपने कुछ थोड़ा बहुत लिखा था। वही बोलने वाले थोड़ा बहुत नहीं, मैंने बहुत ढंग से लिख दिया है। हाँ, बहुत से लिखा है। क्योंकि उस बारे में भी मैं उसे नज़र चुरा रही थी उस पे लिखने से पहले ना, फिर मेरे हस्बैंड से डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा अगर तुमने अफ्रीका पर बात की और ये वाली चीज़, इस रस्म के बारे में नहीं लिखा, तो फिर क्या लिखा। तो फिर मैंने उसको ज़रूर पढ़ना था कि वो तो किस तरह डिफिकल्ट टॉपिक है बहुत लिखने उस के। पर बहुत मज़े से वो और जान भी जाती है। जो वहाँ पर। इस्तेहसाली किरदार हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो कि ले रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं, जी 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 जी, और अफ्रीका को उन्होंने पसमानदा रखा हुआ है, उनकी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो। यूनाइटेड नेशंस सारा ढकोसला, बिल्कुल। आप, मैं तो एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त। मिशनरीज इनके ये वो सब। आज जो हम देख रहे हैं जुल्म ज़्यादती के ऊपर एक लफ्ज़ ना कहना, खामोश रहना, ये क्या है? सिर्फ उनके मफाद में है, स्पाइंग कर रहे होते हैं वो बेसिकली पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क। तो इस जाविये से देखें तो ये नॉवेल बहुत इमेंसिपेटरी नॉवेल है, लिबरेट करता है वेरी आपको। एक्साइटेड टू रीड। का इंग्लिश हो रहा है इसी महीने, ये आ जाएगा इसी साल के आखिर तक। लेकिन हम तो उर्दू में पढ़ना तो चाहेंगे। उर्दू में ही पढ़ना, मेरा मतलब है फिर ये इंटरनेशनली धूम मचाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सॉरी। तो खैर, आपके वुमेन कैरेक्टर्स के बारे में जो मेरा सवाल था वो ये था कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप उनको अपनी होलनेस में दिखाती हैं, उनकी वुमनहुड दिखाती हैं, तो योर एक्सपीरियंस ऑफ वुमनहुड, क्या वो उससे रिलेटेड है? क्या आपने भी वुमनहुड को इसी तरह एक्सपीरियंस किया है? नजर ही आ रहा है वो तो। अभी भी बताना पड़ेगा। देखें कि कौन अपनी एमफिल और मास्टर्स की डिग्री और बाहर पढ़ाने की नौकरी कौन छोड़ता है डॉलर्स में, छोड़ के कोई आता है थिएटर करने के लिए जिसमें कि कुछ भी नहीं मिलता, और फिर उस थिएटर को पढ़ाना।
मैं पाकिस्तान आई तो मुझे यहाँ आराम से लेक्चरशिप मिल गई थी ग्रेड 21 की बहरिया में, जब बहरिया NORI 3 वगैरह में इधर के एक हफ्ता पढ़ा के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये जो टीचर जो बोल रहा है बच्चे वही लिखे जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका में बिल्कुल, अब मैं अमेरिकन सिस्टम में पढ़ा रही थी वहाँ इंटरनेशनल स्कूल में, तो वहाँ तो बिल्कुल अलग कौम, इसीलिए वो कौम आगे है कि एक तो इंटरेक्टिव उनकी स्टडीज़ होती हैं, गोल्ड मेज में बच्चे बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और बच्चा जो बोलता है उसकी अहमियत होती है। टीचर इज जस्ट ए कोऑर्डिनेटर और इंस्ट्रक्टर। हमारे यहाँ टीचर खुदा है, जो वो लिखते बोर्ड पे बच्चे ने वही उतारना है, वही कॉपी में देना है, वही रट के सुनाना है, तो वो ए ग्रेड है। रोट लर्निंग के इतना ऊपर गंदा सिस्टम में हमें डाला हुआ है। तो बहरहाल मैं तो इसी से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और छुड़ा लिया मैंने। तो फिर थिएटर किया अपनी मर्जी से, और फिर बेटे को भी उसने इतना जिया साहब के साथ, मतलब उसने शेक्सपियर के कोई 15 खेल देख लिए छोटी उम्र में। मिडसमर नाइट ड्रीम के उसने कोई 6 वर्जन देखे हैं अलग अलग। तो वो था भी उसके अंदर, उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, इमेजिनेशन उसकी अच्छी है। अब वो 21 ग्रेजुएशन करके आ रहा है नेक्स्ट मंथ टर्की से, तो उसने भी फिल्म मेकिंग चूज़ की। तो मुझे बड़ा फैमिली में सामना करना पड़ा क्रिटिसिज्म का, खुद जो कर रही हैं बेटा भी वही कर रहा है, और थिएटर आते हैं थिएटर देखने फैमिली वाले, लेकिन ये कि मजबूरन या जबरन। लेकिन थोड़े अरसे बाद, मतलब मेरी अम्मी थी जैसे, वो बहुत सपोर्टिव थी, मेरी सास बहुत सपोर्टिव थी, वो अपनी साड़ियाँ निकाल के देती थी, ये पहन कर जाओ, अम्मी भी, मतलब कन्विंस हो जाते हैं लोग। तो मेरा तो पूरा पिछले जो 20-22 साल थे, 25 मतलब शादी करने से लेके आज तक, तो आई हैव ऑलवेज बीन नॉन कन्फॉर्मिस्ट। जो मुझे करना है मैं करूँगी, गलत भी होगा तो मैं उसकी जिम्मेदार हूँ, अच्छा हुआ तो हूँ ही हूँ, तो बस उसकी अलमबरदार। लव दैट। तो यानी रिबेलियन तो पहले से आपके अंदर हमेशा से थी, और खासकर जो बाजी में आलिया का किरदार है, गफ्फार मंजिल की भगत सिंह थी मैं, तो मैं अपने आप को देखती हूँ भगत सिंह, वाह। गफ्फार मंजिल की भगत, वो बाजी के खिलाफ वही तो बोलती है हर वक्त, यही काईकू उनका उजाड़ खो गया होगा, हम लोग फारिग नहीं बैठे, उनका लच्छा ढूंढेंगे, इस तरह से। तो कई जगहों पर मैं अपनी झलक देखती हूँ एंटेगनिस्ट के तौर पर। वाह। तो एंटेगनिस्ट का जो आपने वर्ड यूज़ किया, तो इसी से हम एक आर्टिस्ट के रोल पे आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर, कि एक आर्टिस्ट का, जैसे आपने कहा आप सब छोड़ छाड़ के आ गए, आप अपने थिएटर में देखा एक चीज़ जो इंसान को तब्दील कर सकता है, जो इंसान को उसके फुल एक्सप्रेशन में कंटेन करने की एक सलाहियत रखता है थिएटर। तो आपके ख़्याल में अगर हम ये इस राह को चुन लें, आर्ट की राह को, जो कि हम सब चुन चुके हैं, तो आर्ट नॉर्मल लोगों के लिए जो कि इस तरह का पर्सपेक्टिव नहीं रखते, वो क्या कर सकती है? थिएटर, आर्ट, म्यूज़िक, आपके ख्याल में? भाई वो तो फिर जैसे तुम्हारे मियाँ बैंकर हैं, तो वो शाम ही को महसूस होंगे, उनका काम। अब सारी दुनिया तो एक काम नहीं करेगी, एक माशरे का तवाज़ुन होता है जो कि अब बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने म्यूजिशियंस और राइटर्स, पोएट, ये सब हमने कम कर दिए हैं। मतलब अभी मेरे स्टूडेंट्स को हालिया मैंने गालिब पढ़ाया, मीर पढ़ाया, फैज़ की 1-2 चीज़ें पढ़ाई, नज़ीर अकबर आबादी की रोटियां, दिवाली पढ़ाई सेक्युलरिज्म के लिए, और याद करवाई, परफॉर्म करते हैं बच्चे, दिवाली ऐसे परफॉर्म करते हैं, आप देखें। तो उसके बाद मैंने कहा तुम लोग लिखो, तो कह रहे हम तो गज़ल नहीं, मैंने कहा रैप लिखो, रैप लिखे। मैंने कहा रैप इज व्हाट, इट्स अ ब्लैंक वर्स, इट्स अ तवील नज़म, जो आप नसरी नज़म जिसे कहते हैं। आप यकीन करें मेरी क्लास से इतने अच्छे रैप लिखे बच्चों ने, फिर गज़ल भी लिखी, नज़म भी लिखी। तो एक तो ये हो गया, आई लव दैट कि आपने फॉर्म को जो है बस फ्री कर दिया। देखिए अच्छा टीचर हुए ना जो बच्चों के लेवल से चीज़ को उठाए। आपको जो आता है आपने उन पर लाद दिया और चले गए कि आई विल टेक अ टेस्ट और ये और असाइनमेंट, तो क्या तीर मारा आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो ये अंदाज होता है। बाकी ये कि लोगों को मैं अब नहीं कन्विंस करती कि सब, मतलब यंगस्टर्स को करती हूँ। जैसे अभी नापा ने मेरी एक वीडियो बनाई जिसमें मैं कह रही हूँ कि आएँ और क्या MBA वगैरह कर रही हैं लड़कियाँ, छोड़ें और आएँ। तो मेरी एक
रिश्तेदारों में खफा हो गई थोड़ी सी, अरे ये आप क्या कह रही हैं, आपने तो सब पढ़ पढ़ा के किया। मैंने कहा मुझे यही तो अफसोस है कि मैंने देर में किया। तो जो नए हैं असल एज 18 या 20s है, जहाँ तो एक्सप्लोर करता है हाँ, इंसान। तो इसलिए है लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, इवन डीओपीज लड़कियां बन रही हैं, बिल्कुल बने। और कराची तो इतना इसके लिए बहुत खूबसूरत हब है, बजाय मैं सीधा कहती हूँ कि बुरखों में मलबूस होने के और सरों पे हिजाब बांध लेने के, सीधे सीधे खुले क्यों, किससे डर रहे हैं आप लोग? आप जितना डरेंगे लोग उतना डराएंगे। ट्रू। सही बात, आप सही ये बात। बांध के समझ रहे हैं कि मैं महफूज हूँ, आप महफूज नहीं हैं। छेड़ने कभी वाले नहीं तो हिजाब वालियों का, अबाया वालियों को भी उतना ही छेड़ते हैं, ज्यादा एक्साइटेड होते होंगे, मेरा तो ख्याल है। तो एक दफा आपको डेयर एनफ होना पड़ेगा, लड़कियों को जो दिल में है वो करें। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगी। अब मुझे थिएटर देखें, आप तो देखें। तो आपके ख्याल में वो क्या कर सकता है हमारे लिए? जैसे अगर वो बच्चे आएँ या कोई ऐसे लोग जो, जैसे आपने कहा कि दिन में नौकरी करते हैं, रात को वो थिएटर देखने आए, तो जैसे कि एरिस्टोटल कहता है कि थिएटर देख के इंसानों का, लोगों का कैथारसिस होता है। वो थिएटर को देख के अपने इमोशंस जो उन्होंने जमा किए हैं, जो वो फील नहीं कर पाते एवरीडे में, क्योंकि ऑनेस्टली हमारे सब लोग अपने इमोशन से कट ऑफ हो चुके हैं, अपनी जो नेचर है उससे, इंस्टिंक्ट से बहुत दूर हैं। तो क्या थिएटर हमें उनसे रिकनेक्ट कर सकता है ना? वे आपके ख्याल में? बिल्कुल करता है थिएटर। देखिए थिएटर स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहती हूँ और सबसे कहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट कि आपने डायलॉग्स याद कर लिए या अच्छे से कपड़े पहन लिए और आपने परफॉर्म कर दिया, तालियां बजी चली। थिएटर वैसे भी पूरा आर्ट, हम लोग 8 हफ्ते की रिहर्सल्स करते हैं। 8 हफ्ते में यकीन करें कि कास्ट हमारी वहीं ट्रांसफॉर्म हो जाती है, स्टेज पे चढ़ने से पहले ही हो जाती है। और अगर अच्छा थिएटर वो है जिसमें पहले एक्टर्स, डायरेक्टर और फिर देखने वाला, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द थिएटर, नॉट ओनली परफॉर्मर, द ऑडियंस इज द पार्ट ऑफ थिएटर। That's beautiful. जी, तो अगर वो बदल के घर नहीं, और थिएटर कभी सवालों के जवाब नहीं देता, सवाल उठाता है। वाह, ये तो बहुत आपने फिलोसॉफिकल बात कर दी। नॉट ओनली, बल्कि आपकी पेंटिंग, आप पूरा आर्ट जो है वो एक मज़ाहिमत है। आर्ट इटसेल्फ बिल्कुल इज मज़ाहिमत। तो थिएटर इज टॉप ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट। तो वो तो सवाल ऐसे ऐसे जो नावल में भी उठाए मैंने, तो सवाल उठाते हैं जो ऑडियंस उस वक्त तो ताली बजा देता है, घर पहुंच के वो सवाल उसको बक करते रहते हैं। तो ये हम स्लो पॉइजन करते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पॉइजन जो लफ्ज लैटिन में एक लफ्ज है फार्माकॉन, पॉइजन के लिए, उसका मतलब क्योर भी है। बिल्कुल तो पॉइजन करके हम उनको क्योर कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल ऐसा ही। समीना साहब, मैं एक सवाल मैं आपके अफसानों के हवाले से भी पूछना चाहता हूँ कि कल्लो का कैरेक्टर, और मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी गुफ्तगू कर रहा था कि आप जिस ट्रेडिशन की, जिस में मुझे फॉल करती हैं, वो तो इस्मत चुगताई का है या वो वाजिद तबस्सुम का है। और अब आप क्या कहेंगे, आप इस बात से एग्री करती हैं? इत्तेफाक करती हूँ या इख्तलाफ करती हूँ? मैं इख्तलाफ करती हूँ। दो वजूहत हैं कि देखिए, इस्मत आपा बहुत बड़ी चीज़ थी, मैं तो उनके कहीं आसपास भी नहीं। और दूसरी बात, हर दौर का अपना सच होता है। वाह, बिल्कुल। उस सच को हम, जैसे वो जो 3 पीस फोन टेलीफोन था, वो आज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2 पीस भी नहीं कर सकते। हम मोबाइल सेल्यूलर फोन की पैदावार हैं। तो ये इस दौर का सच है। बिल्कुल। क्लासिक ठीक है, वो क्लासिक है, और मैंने उनको बहुत पढ़ा है। मैंने उनको 13 से 19 साल की उम्र तक घोल के पी लिया था उनको, प्रेमचंद को, मंटो को, सबको, कुछ को छुप छुपा के, कुछ को अला लेलान, ये सब मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, तो मुझे उनकी कहानियों की, और उसके बाद बानो आपा की, हो सकता है वो जो एक फ़ज़ा कायम करती है ना अपनी कहानियों में, वो फ़ज़ा कॉमन है हमारी। सही। वो फ़ज़ा बिल्कुल कॉमन है। आप मुश्तरी बानो का वो आंगन देखते हैं, ये बात, हाँ, वो फ़ज़ा जो अन्ना जी, जहाँ लगे अन्ना जी कराची भुट्टो दौर की बातें हो रही हैं, उसके अंदर कितनी ज़्यादा मार्शल लॉ की और इसकी, लेकिन वो एक फ़ज़ा जो है ना, जो आप कारी को ग्रिप में ले लेती है, बिल्कुल, वो उतर के आ जाता है, उस तख्त पे बैठ जाता है। ये शायद मेरे अंदर अनकॉन्शियसली आया है। इसके अलावा मैं इस्मत आपा से कोई, मैं उनके करीब भी नहीं हूँ। सेकंड, आपने नाम लिया वाजिदा तबस्सुम। वाजिदा तबस्सुम का और मेरा अगर कॉमन है तो थोड़ी सी हैदराबाद, वो भी हैदराबाद की थी।
मुझे उनकी मूवी मैंने पढ़ी है, उनसे गिला ये है कि उनकी यूनिलेटरल कहानियां थी, मोस्टली नवाब और उनकी अयाशी और लड़कियों का पिसना, बस यही मौजूद थे उनके मोस्टली, 2-4 के अलावा। तो वो बहुत मज़ेदार चस्केदार कहानियां थी। अच्छा, नॉवेल राइटिंग में अगर मैं मुतासिर हुई सही मानों में तो वो आंगन था। आंगन अच्छा। मैंने नापा में आने के बाद पढ़ा, क्योंकि डॉक्टर साहब का एक खदीजा मस्तूर साहब। हाँ, उसमें जो फ़ज़ा है बहुत, उसकी जो यूनिवर्स कायम की उन्होंने, दैट इज़ अमेजिंग। तो डॉक्टर साहब का अब तो बहुत लोग कहने लगे कि आपकी लिखाई में आपकी पढ़ाई बोलती है। जितना पढ़ते हैं वो आप वही लिखते हैं, जो आप अंदर जाएगा तो वही बाहर आएगा। तो इस तरह से अनकॉन्शियसली हो सकता है मैं मुतासिर होती हुई चली आई हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अब देखिए, आप वेब सीरीज देखते हैं, OTT पे क्या नहीं आ रहा, किस मौजू पे बात नहीं हो रही। अगर हम ये मतलब हम फिर डिनाइल में हैं, अगर हमारे लिखने में हम अभी तक वही कि वो कैप्टन जहांजेब आ गए, मैं झाड़ू लगा रही थी तो हम पर लानत है अगर अब हम इस दौर में ये कहानियां लिख रहे हैं। समझ रही हैं आप? वो तो सच नहीं है, वो सच नहीं, वो आज की लड़की का सच है भी नहीं। सही बिल्कुल। अब वो थोड़ी है कि पर्दे की ओर से देख रहे हैं और अब लड़का लड़की व्हाट्सएप पे हे हाय हेलो मीटिंग यू, आजकल तो क्या नहीं है, सिचुएशनशिप और ये और वो पता नहीं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आ गई। तो इस दौर में तो आज का सच लिखो ना भाई। तो जब मैंने वो सच लिखा तो लोगों को बड़ा डेयरिंग लगा, खुला लगा और इम्पैक्टफुल भी लगा। मैंने ऐसा नहीं देखा किसी उम्र की कोई औरत या लड़की कोई ऑफेंड हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, कुछ नहीं। कल्लो में हालांकि इट्स अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, बट इट वाज टेकन सो नाइसली एवरीवेयर। ये हिंदुस्तान में इसकी पढ़ंत होती है इसी कहानी की, और हिंदुस्तान में इसकी अभी ट्रांसलेशन हो रही है, और उर्दू में भी ये वहाँ छप गई है, उर्दू में भी लोग। मुझे एक मिनट बस। अच्छा ठीक है। तो हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी बात कि ये कहानियाँ लिखते हुए, जैसे आपने अभी थिएटर की बात की और मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग जब 8 वीक्स तक उसको रिहर्स करते हैं तो वो सब वो स्टोरी वो इन लोगों के अंदर तक उतर जाती है, इट चेंजेस देम। तो ये कहानियाँ लिखने के बाद आप कैसे बदली, इन कहानियों ने आपको कैसे बदला? और तुम्हारे सवाल बड़े अच्छे हैं बहुत अच्छे सवाल है, मैं उम्मीद नहीं कर रही थी। ये भी मैंने कहीं पढ़ा है रिसेंटली, पहले ही पढ़ा था कि अगर 10 साल, हर 10 साल में आपके अंदर आपके ख्यालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है तो इसका मतलब है आप मर चुके हैं, आप मुंजमद हो चुके हैं, दी एंड हो चुके हैं। और वो ख्याल आपके पिछले ख्याल के बिल्कुल अगेंस्ट भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसा हुआ है कि खासकर अन्ना जी, मैं पेट्स से कभी, पालतू जानवरों के इतने करीब नहीं थी। इसकी शायद वजह ये है कि मैंने ज़ूलॉजी में और फिर एंटोमोलॉजी में किया, मैंने इतने जानवर चीरे फाड़े काटे कूटे कि मेरा वो जो रहम का जज्बा था वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, और मतलब मैंने कहीं अहमियत ही नहीं जानी। लेकिन मैंने जब वो किरदार मुझे मिला जिनसे मैंने अन्ना जी लिखा है, उस लिखने के दौरान मैं बदल गई। मेरे बेटे के पास बिल्ली थी शुगर, उससे पहले स्नोई, उसको मैं बिल्कुल मतलब खाना वाना उसका पकवा देती थी, उसका कैट फूड आ गया, ये हो गया, मतलब बट आई नेवर फेल्ट अ लव कि उसने खाया नहीं खाया या वो बीमार है या घर से बाहर चला गया है, वो जो लव है ना आप समझते हो। तो जाहिर है जब मैंने ये कहानी लिखी तो मैं बदली इसमें। सेकंड एक और भी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ हुई है, हाँ लिखने के बाद हुआ है। वो कहानी मैंने पहले लिख ली, पता नहीं वो यूनिवर्स में चीज़ें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं तो मानने लगी हूँ। आप कोई चीज़ सोचते हैं या लिखते हैं तो फिर उसके मुताबिक चीज़ें बदलने लगती हैं। मुझे लम्स से कॉल आई, ये मैंने पढ़ा था यहाँ आर्ट्स काउंसिल में कल्लो, तो निदा किरमानी है, उसने सुना एंड शी कॉल्ड मी फ्रॉम लम्स कि क्वियर कॉन्फ्रेंस हो रही है। यस, दैट वाज आई थिंक 2016-17 जब ये मजमुआ नहीं आया था, सिर्फ एक कहानी है तो क्वियर कॉन्फ्रेंस। तो फिर मैंने उनकी ईमेल्स वगैरह पढ़ना शुरू की। मैंने बोला यार ये मैं किसके पास जा रही हूँ। तो ये जो मेरा ख्याल पहले बिल्कुल 360 अलग था, मैं ज़रा यूँ बिदकती थी कि कौन लोग हैं, क्यों ऐसा करते हैं वगैरह। लेकिन जब मैं गई 3 दिन उनके साथ उठी बैठी रही, खाई पी, उनकी चीज़ें सुनी, इनकी परफॉर्मेंसेस देखे, तो आई कुड कम्प्लीटली चेंज। एंड बेयर इन माइंड के कल्लो उससे पहले मैं लिख चुकी थी। तो होता है, आप अगर आप खुद तब्दील नहीं हुए तो फिर आप पर तो
बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। हाँ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली आपने बात की कि हाँ अगर आप बार बार ट्रांसफॉर्म नहीं होते अपनी लाइफ में देन यू आर डेड। तो आई रियली लव दैट। और उल्टा फिर आप दूसरों को कन्विंस करने में लगे रहते हैं, नहीं नहीं ये ठीक है, ये कहा गया है, ये करो। फिर आप उसी ऐनक से सबको देखने लगते हैं। बिल्कुल। समझे? आपकी टॉलरेंस होती ही नहीं है, आपका वो स्पेस ही नहीं रहता। सही सही सही। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछने वाली थी उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि जैसे एंटोमोलॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लगी जब मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपने पहले ज़ूलॉजी के में थोड़ी पढ़ाई की, उसके बाद एंटोमोलॉजी में। तो पहले जानवरों के बारे में, फिर कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ के, तो उससे क्योंकि आप उस पर्सपेक्टिव से आ रही हैं, बैकग्राउंड से, तो उसने आपको कैसे एक जाविया दिया अन्ना जी की का तरफ? वो बात वो अभी तो उन्होंने हो गई की है। बात, कि हाँ वो हो गई। नहीं ये देखिए, किसी की ना कोई भी डिग्री बेकार नहीं जाती। जाके डॉक्टर नर्सजाद तो डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे वो बाज़ाब्ता। आसिफ फरूखी साहब हमारे थे, बहुत तो वो अजीम डॉक्टर थे ना। हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए आर्ट का और मेडिसिन का तवाजुन कैसे लेके चले। ठीक बहुत है? वो तो आपको ये चीजें बहुत काम आती हैं। इल्म कोई भी जाया नहीं जाता। बेशक आपने कुछ एमबीए को मैं कोई इल्म ही नहीं मानती, लेकिन उसके अलावा की जो चीजें हैं, दिल की बात कह दी वैसे हाँ आपने। दैट इज, ये रार के कहते थे, बोलते नहीं जस्ट मैनेजिंग द अदर साइंसेस या नॉलेज, बल्कि वो और साइकोलॉजी और बाकी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं इंसान को कंट्रोल जी, करने जी, के जी, लिए। जी। या मैनिपुलेट करने के लिए। हाँ बस वही बिल्कुल। मुंशीगिरी की कोई नया नाम दे दिया है उन्होंने। तो आपके कोई भी, जैसे मेरी ज़ूलॉजी मुझे बहुत जगह पर काम आई। जैसे मैं कोई बायोलॉजिकल बात होती है उस पर कोई भंड नहीं करती एज ए राइटर, क्योंकि मैंने जेनेटिक्स पूरी पढ़ी हुई है, मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, फार्मेसी थोड़ी सी पढ़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लॉजिकल रखती हैं अपने कैरेक्टर्स को बनाने में। मसलन मैं अगर कोई डॉक्टर को लिखूंगी या हॉस्पिटल की फ़ज़ा में कायम करूंगी तो आई विल बी वेरी क्लियर। मैं क्योंकि मैं कई राइटर्स के ऐसे भंड देख चुकी हूँ टीवी पे, सॉरी टू से। तो ये फ़ायदा होता, मुझे ये फ़ायदा So it हुआ। gives you a grounding in, let's say, तिब और मेडिसिन। हाँ हाँ sort of एक बैकिंग मिल गई हाँ, आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। समीर साहब, आप किन ऑथर से मुतासिर हैं? उर्दू की अंग्रेजी दोनों? अभी तो नाम आ ही गए हैं बहुत सारे, हम्म। तो अगर सिलसिला शुरू करें उर्दू का ले लेते हैं। इंग्लिश में मैंने कम पढ़े क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर मेरा कोई ऐसा था नहीं, कंपलसरी एक दो जगह था तो मैंने पढ़ लिया होगा। और शेक्सपियर से सही बात है कि नापा आने के बाद तो घोल के पिलाया गया है वो, तो जैसे बच्चों को देते हैं ना फीडर में, हमें शेक्सपियर देते हैं, शेक्सपियर और आगा हशर, आगा हशर हाँ, कश्मीरी। उसके बगैर हम बख्शे नहीं जाते। सही। और उसके लिए हम फर्स्ट ईयर में पूरा ग्राउंड बनाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। सेकंड ईयर से हम शेक्सपियर के टीके लगाते हैं और थर्ड ईयर तक तो पूरा ही तैयार कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अल्टीमेट है तो है, तो उनको तो पढ़ना पड़ा, मतलब थिएटर की दुनिया में। इसके अलावा मुझे बादल सरकार के खेल बहुत अच्छे हैं, विजय तेंदुलकर के खेल बहुत अच्छे हैं। उनका एक खेल है, अगर आप देखिए, खेल और अफसाने और नावल से वो अलग जॉनर है। उसमें ये है कि आप देन एंड देयर देख रहे होते हैं मुकालमों के थ्रू, ठीक है ना, कि किरदारों को बात करते हुए देख रहे होते हैं, आप उस जगह पर चले जाते हैं। तो उनका एक खेल है खामोश ये अदालत है। सही। तो उसको इंतजार साहब ने तर्जमा किया था। अच्छा। हाँ, मराठी से या हिंदी से, मराठी से हिंदी में गया होगा, हिंदी उनको आती है यकीनन, तो हिंदी से वो लेकर आए थे। तो उसका मराठी नाम है शांता कोट चालुआ से, यूट्यूब पर भी है। तो उसमें एक औरत खेल खेल में, जैसे फिल्म इंटू फिल्म होती है, थिएटर इंटू थिएटर होता है, तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं ऐसे ही टाइम पास के लिए, और वो सचमुच निकलने लगता है, वो सच होता है एक्चुअली। बहुत खूबसूरत है वो, उसको देखें। तो इनके खेल और भी खेल हैं इनके बहुत सारे, ये बहुत पसंद है। फिर आप फिक्शन में अगर आ जाएं तो जैसे मैंने कहा खदीजा मस्तूर हो गई, बानो कुदसिया, राजा गेद, ये मैंने ना अपने स्टडी में एक रहल रखी हुई, उस रहल पर 5 किताबें स्टार्ट करते हैं। राजा गेद है, आंगन है, और सबसे बड़े मेरे मेंटर राइटिंग में अगर है शम्सुर रहमान फारूकी, तो कई चांद थे सारे आसमां, ये 3 हो गए। फिर गालिब सवार भी उनकी बड़ी कमाल हाँ, कहानी है, लेकिन इससे ऊपर कुछ नहीं। ये तो इससे भी मेरी हिम्मत अफजाई हुई थी। सवार के अंदर जो उन्होंने
इन्हीं सोबतों में आखिर हाँ, मीर साहब को जैसा लिख दिया है, जी जी। कमाल कर दिया। तो गालिब हैं और फिर फैज़ हैं, तो ये मेरे रहल पे हैं। क्या अच्छा। बात है। फिर मैंने रिसेंटली जब तुर्की बहुत आना जाना हो तो एलिफ शफक से शुरू किया। एलिफ शफक की जो खैर 40 रूल्स तो हर कोई पढ़ता है। द थ्री डॉटर्स ऑफ ईव है, बहुत खूबसूरत कहानी है, तो बहुत खूबसूरत नावल है वो, उसका बहुत पसंद है मुझे, उसके सारे ही पसंद है, वो पसंद है। फिर मैंने ओरहान पामुक को शुरू किया, ये मेरा चौथा साल है, उनकी मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली। अमेजिंग। सबसे उम्दा तरीन जो है स्ट्रेंजनेस इन माय माइंड 600 सफ़हात का नावल है। मैं इंग्लिश में कम पढ़ती हूँ लेकिन इसको जो मैंने पढ़ा है ओ हो बहुत बहुत बहुत। और म्यूजियम ऑफ इनोसेंस फिर मैं गई भी अच्छा। उस म्यूजियम में, तो वो तो उन्होंने कारनामा किया है कि जो किताब में लिखा है वो उस म्यूजियम में मौजूद है। वो सारी चीज़ें, वो प्रॉप्स, वो सिगरेट के बट और वो जो ज़माना तब्दील हो रहा था, वो कैसेट्स, वो फोटो फ्रेम, वो लेस के जो मेज़पोश होते थे, एक एक चीज़ उन्होंने अपने घर में सजाई है और नावल का नाम भी है। तो ये तो मेरे अब अगर आज के ज़माने में आप आ जाएं तो एक ही नाम है बोलूँ जिससे मेरे दोस्तों को बड़ा इख्तलाफ है लेकिन मैं पीछे नहीं हटती, दैट इज अली अकबर नातिक। ओ बहुत कंट्रोवर्शियल भी है वो जो भी हो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको दौरे हाजिर का बेहतरीन अफसाना निगार और नॉवेलिस्ट मानती हूँ। उसका नावल नौ लिखी कोठी अभी अंग्रेजी में भी तर्जुमा भी हुआ है अंग्रेजी में। जी जी मुझे पता है, पेंगुइन ने किया है। तो बस ये है फिलहाल, बाकी पढ़ती तो सबको, अभी पूरे घर भरा हुआ है किताबों से, लेकिन मुतासिर इन्हीं से। थैंक यू सो मच, ये ज़बरदस्त रिकमेंडेशंस, अब हम पूरे साल ये पढ़ते ही रहेंगे। तो बस मेरी तरफ से आखिरी सवाल कि आप उर्दू लिटरेचर का फ्यूचर क्या देखती हैं? क्योंकि जैसे अफसानों का ख़ास तौर पे, जैसे मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो उधर तो थिएटर वाला फ्रीडम नहीं है सच बोलें तो। हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि क्लासरूम में लेके आऊँ, और मैंने आपके अफसाने भी अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस किए हैं इसीलिए कि मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये भी पढ़ें और देखें। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि उर्दू जो कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ लिया और मैं बहुत अच्छा खुश हुई, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते या जिनको वोकैबुलरी समझ नहीं आती, जो मुतासिर बहुत हो रहे हैं आपके वर्क से या दीगर उर्दू वर्क से, लेकिन वो उनके पास वो लैंग्वेज के ऊपर दस्तरस हासिल है ही नहीं, दस्ता नहीं है उनको। तो आप थैंक यू, तो आप फ्यूचर कैसे देखती हैं उर्दू लिटरेचर का? क्या हम उर्दू लिटरेचर को बचा सकते हैं? ये सवाल बहुत जगहों पर किया जाता है, सवाल नहीं एक अंदेशा है। तो मैं बहुत इसके जवाब में कहूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। कुछ भी नहीं होना है उर्दू को। इसकी सबसे बड़ी देखें ना सबूत ये है कि अभी हम उर्दू में ही बात करें। तो जावेद अख्तर बहुत, वैसे तो रोमन के मैं बहुत खिलाफ हूँ और मेरा कोई स्टूडेंट एक लफ्ज़ रोमन नहीं लिख सकता, ये ख़ास पाबंदी है। सही। तो अगर कोई भूले से भी रात के 2 बजे भी लिख ले तो मैं उस पर क्रॉस डाल देती हूँ, नो मैम सॉरी, फिर वो उर्दू में आ जाता है लिख के। तो पहली चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि उर्दू बचे, उर्दू तो को तो वैसे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बोलचाल में उर्दू है, रोमन में भी बची रहेगी, लेकिन ना लिखें तो बेहतर है। रस्मुल ख़त से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका जो हैंड आई एंड फिंगर्स कोऑर्डिनेशन है ना, वो बनता है रस्मुल ख़त से। जब आप लिखते हैं, आप कोई लफ्ज़ आग उर्दू में लिखें, आपको वो आग महसूस होगी। बिल्कुल। आप महक लिखें या मोतिया लिखें या गुलाब लिखें, उर्दू इतनी खूबसूरत रस्मुल ख़त है। क्यों आज वो मंटो वाले वो बना के शॉल्स और वो बेच रहे हैं, उसका लिखा हुआ भी इतना खूबसूरत है, उसको तरवीज देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, तो बच्चे वो। अच्छा, आप तुम्हारा दूसरा सवाल है कि फिर किस तरह, तो देखिए पॉडकास्ट इतनी सारी चल रही हैं, वो सुन सकते हैं। यहाँ तक कि पूरा क्लासिक अदब जो है ना, अदबी दुनिया के नाम से ऑडियो में डला हुआ है। मैं अपनी क्लास में सुनवाती हूँ कहानी, क्योंकि मेरे यहाँ भी बच्चे ना, कोई पेशावर का है, कोई कोयटा का है, तो उनकी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, तो वो सुन के, लेकिन वो एफर्ट लगाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, तो वो आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ अगर नहीं है तो उनको एटलीस्ट सुनवाएं। वो लिंक में भेज दूंगी, इसमें गर्म कोट है, कफन है, बहुत बहुत जो हमने जितनी पढ़ी है ना क्लासिक कहानियाँ, हाँ मंटो की हैं, सारी कहानियाँ उन्होंने, तो ये सुने।
और जो तुमने बात कही कि वो थिएटर के नहीं है, उनका दिमाग इतने खुले, उनको कोई इंटरव्यू दिखा दें बस उनसे कहें सच लिखना सीखें बस। ये ना सोचें कि वो कौन कहेगा, मेरे शौहर पढ़ लेंगे तो क्या सोचेंगे, या मेरे ससुर मुझे वो कहेंगे, या मेरा भाई बोलेगा अच्छा तुम्हें ये भी पता है। इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए। एक डेयरिंग की ज़रूरत है, करेज की, वरना तो फिर हम वो यार भाई और जियो के सीरियल ही लिख रहे होंगे और कुछ भी नहीं। अनलकीली हाँ, वही चीज़ रिपीट होती जाएगी। अब आखिर में हम ख्वाहिश करेंगे, चाहेंगे कि आप कुछ थोड़ी सी पढ़त कर दें, कुछ भी, किसी अपना अफसानों में से या किसी में से भी। इसमें से ही पढ़ देते हैं जरा सा हैदराबादी वाला, अच्छा लगता है ना। वो डायलेक्ट आपकी ही आवाज में सुन लें तो क्या बात क्या बात है वो तो। ये बाय द वे यूट्यूब पर है, बाजीर है। ओके, मैंने भेजा अफसाना जो T2F में मैंने किए ना, ठीक, वो रिकॉर्डिंग मौजूद हाँ है, वो मौजूद है। तो ये ऐसे शुरू होता है, अरे आलिया उधर उधर देखो जी, उधर तखत के नीचे, वहाँ बोल रही हूँ मैं। कुलसुम वहशत ज़दा थी, देख ली जी 100 वक्त फूल झाड़ू मारी, कहीं भी नहीं है वो उजाड़ हीरा। मैं जलकर बोली, जाओ जाके बोल दो बाजी को, कई को तो भी सारे गफ्फार मंजिल का जीना हराम कर रहे हो ना। हम लोग खाली उनके खिदमत करने को नहीं पैदा हुए, बहुत काम है हमारे को। मेरा इम्तिहान है कल बायोलॉजी का, जाओ यहाँ से उजाड़ सूरत। मैंने कुलसुम को धुतकारा। वो बेचारी नमाज का दुपट्टा ओढ़े असर की नमाज तोड़कर इधर भिजवाई गई थी। बाजी का अताब नाजिल होने के डर से थर थर काँप रही थी और आंखें हल्कों से उबली पड़ती थी। मगर मैं आलिया मोइनुद्दीन गफ्फार मंजिल की भगत सिंह थी। मेरी बला से बाजी का हीरा गुम हो जाए या वो खुद, मेरे कानों पर तो जूं न रहेंगी। क्या कहना, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच समीना, आप हमारे साथ बैठी हैं, आपने बहुत बहुत इनलाइटनिंग गुफ्तगू की बातें की हमारे साथ, जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हमें।